नमस्कार, द भारतनाव में आपका स्वागत है और मैं हूं राकेश। इस वक्त हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। बेंगलुरु से सीमा फैजी और दिल्ली से हमारे साथ डॉक्टर मुमताज जी जुड़ेंगे। और आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो चादर डिप्लोमेसी का एक नाम दिया जा रहा है कि उन्होंने अजमेर शरीफ के लिए चादर भेजी है वहां पर दरगाह में चढ़ाने के लिए, और किरण रिजिजू इनको लेकर जा रहे हैं। और उनका कहना है कि ये पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से मोहब्बत का पैगाम है। लेकिन इस सब के बीच उत्तर प्रदेश में अभी भी संभल का विवाद खत्म नहीं हुआ है, वो विवाद चल रहा है। और ऐसे कई और मुद्दे हैं जिसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में और खासकर यूएस में सरकार को फजीहत झेलनी पड़ी है इस मुद्दों को लेकर। और आरएसएस प्रमुख की अगर बात करें तो उन्होंने भी एक तरीके से इसकी मुखालफत की है। उन्होंने कहा है कि हर जगह इस खुदाई की जरूरत नहीं है और सांप्रदायिक सौहार्द बना रहना चाहिए। तो अब इस मुद्दे पर क्या विचार हैं, हम बात करेंगे। हमारे साथ विवेक प्रकाश भी जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम सीमा फैजी को जोड़ रहे हैं बेंगलुरु से। सीमा, आपका स्वागत है। और आपने सुना कि प्रधानमंत्री की तरफ से अजमेर शरीफ के लिए जाने वाले हैं, और कुछ दिन पहले ही ये भी चर्चा में बात हुई थी कि शायद वहां पर भी एएसआई का कुछ सर्वे हो सकता है। तो ये दोनों विरोधाभासी हैं। सीमा, आपको क्या लग रहा है? देखिए, एक परंपरा थी 10 साल, पिछले 10 साल से मोदी जी इसको निभा रहे थे। ये 11वां साल है जब मोदी जी ने चादर भेजी है। अच्छी बात है, परंपराएं निभाई जानी चाहिए। खास तौर पे ऐसी परंपराएं जो देश में सौहार्द बढ़ाती है, उनको निभाना चाहिए। और एक तरीके से इस बार जो इतना इसका प्रचार भी किया गया, वैसे तो हर बार ही मीडिया में खबर आ जाती है, लेकिन इस बार खास तौर पे प्रधानमंत्री की तरफ से पहले ही बताया गया कि हम चादर भेजेंगे। किरण रिजिजू ने पहले बताया कि हम चादर भेजेंगे। तो वजह थी इसकी, इस बार अमेरिका में अभी तक न्योता नहीं आया है वहां से, और उसका भी इंतजार है। तो वहां भी बताना है कि हमारे देश में सब कुछ सही है। दूसरी चीज, भागवत जी ने जिस तरीके का बयान दिया है, वहां भी थोड़ा वो करना है। और तीसरा, दरगाहों को लेकर ऐसा है कि दरगाहों पे सिर्फ मुसलमान नहीं जाते हैं, दरगाहों में बहुत ज्यादा हिंदू भी पहुंचते हैं। तो शायद एक माइल्ड करने की कोशिश भी है ये, इस तरीके का जो प्रचार इस बार हो रहा है इसका। और रिजिजू जी का जाना जो है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस बार इसको ज्यादा बड़ा बना के दिखाया जा रहा है। क्या मुमताज जी, जैसा कि खबरें भी हैं चादर चढ़ाने को लेकर, हाँ ये एक परंपरा है, प्रधानमंत्री की तरफ से होता रहा है हर साल। लेकिन इसको क्या राजनीतिक नजरिए से भी देखा जा सकता है अभी के हालात में, खासकर अगर हम उत्तर प्रदेश को दृष्टि में रखें तो? देखिए, किसी भी सियासी शख्सियत के जरिए किया गया अमल सियासी ही होता है, उसको आप गैर सियासी नहीं कह सकते। अकीदत यकीनन होगी उनकी, लेकिन कुछ सियासी मजबूरियां भी होती हैं, और नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल मजबूरियां भी होती हैं। जी हाँ। प्रधानमंत्री सिर्फ एक बीजेपी के लीडर नहीं है, बल्कि वो मुल्क के वजीर आजम हैं, प्रधानमंत्री हैं। उनका हर अमल सिर्फ हिंदुस्तान के लोग नहीं देखते हैं, सिर्फ भाजपा के लोग नहीं देखते हैं, बल्कि उसे आलमी सतह पर देखा जाता है, गौर किया जाता है, और उस पर एक राय बनती है। जब ये दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो वो तमाम चीजें जो है वो सामने रखी जाती हैं। तो इसलिए ये जो अमल है, इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, सियासी नाम दे सकते हैं, एक डिप्लोमेसी का नाम देख सकते हैं, एक इंटरनेशनल फेथ का भी नाम दे सकते हैं। और ये सही आपने कहा कि कई बार कुछ चीजें बड़ी मजाक सी लगती हैं। क्यों? जैसा कि आपने संभल कहा, आपने मथुरा, और तमाम इश्यूज सामने आते हैं, तो वहां पर पीएम चुप रहते हैं। अजमेर शरीफ का जब मामला आया, वहां पर भी उसके खिलाफ भी पिटीशन चली गई। वहां पर भी साहब उसकी भी खुदाई की तैयारी कुछ लोग करने लगे। तो ऐसे में फिर जरूरी हो जाता है कि वजीर आजम जरूर बोलें, बयान दें। कम से कम आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने इतनी जुर्रत की, भले ही उनकी मुखालफत हो रही, लेकिन उन्होंने कम से कम कहा कि भाई ऐसे देश नहीं चलेगा। आप हर मस्जिद के नीचे आप जो है वो ढूंढ रहे हैं मंदिर, शिवलिंग, मूर्ति, इससे काम नहीं चल। तो ये काम, ये बोलने की जरूरत थी पीएम की। बोल रहे भागवत जी, भाई ये जिम्मेदारी किसकी थी? आप देखें राकेश भाई कि ये जिम्मेदारी पीएम की थी।
ये जिम्मेदारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की थी कि वो बोलते कि भाई क्या तमाशा हो रहा है देश में, ये क्या किया जा रहा है। मैंने तो कई टीवी चैनलों पे कहा कि ऐसा लग रहा है कि जो विकास 10 साल में गुम है, कहीं मिल नहीं रहा है, जिसके बारे में कहा गया था वो शायद अब मस्जिदों के नीचे कहीं छिपा हुआ है, और इसीलिए मस्जिद खोल दो, विकास निकालो। तो मैंने तो कहा था कि भाई इसके एक कमीशन बना दो, बल्कि मुस्लिम धर्म स्थल खुदाई कमीशन, और उसमें जो है ये जो हरिशंकर जैन है और विष्णु शंकर जैन है, इनको बढ़िया मेंबर बनाओ अच्छा सा, और चेयरमैन बना दो ये जो अपने डीवाई चंद्रचूड़ जो साबिक हमारे चीफ जस्टिस, तो उनको उसका चेयरमैन बना दो, तो बढ़िया से फिर ये काम हो, और ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसको खत्म कर दो। देखिए ऐसा है कि मुमताज जी इस बीच में ये भी जो लोग हैं उनका ये भी कहना है कि अगर मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई गई और हम उसको वापस उसी स्वरूप में, उसी शेप में वापस ला रहे हैं, तो इसमें आपत्ति क्या है? लेकिन आपत्ति में तो कानून आड़े आना चाहिए ना। जो वर्शिप एक्ट है आपका, वो उसको और रास्ता मुहैया कर रहा है ताकि और पिटिशंस लगाए जा सकें। देखिए ये जो बहस की जा रही है, जा करके जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जुलाई में जब ये बन रहा था, तो इस पर बड़ी बहसें हुई हैं। इसमें भाजपा के लीडर भी शामिल थे, इसमें तमाम कम्युनिस्ट लीडर शामिल थे, इसमें तमाम लीडरान शामिल थे। वो बहस पढ़ लीजिए, तमाम सवाल आए थे। इसीलिए कटाव जो रखा गया 15 अगस्त 1947 कि ये हमारा कटाव हो। भाई हमें संविधान, हमें आजादी कब मिली? 1947 को, और हमें संविधान कब मिला? 26 जनवरी 1950 को। हमें एक डेमोक्रेसी कब मिली? इस दौरान, ये जो 75 साल का सफर है, तो इस दौरान की बात कीजिए ना। आप ये कह रहे थे पुराना, तो बचपन में तो बच्चा पैदा नंगा होता है, तो जब बड़ा हो जाए कहते साहब एक बार तो मैं नंगा होना चाहता हूं क्योंकि बचपन में मैं हुआ था नंगा। तो क्या ये मजाक है? हम घुटनियों चलते थे बचपन में, आज हम दौड़ रहे हैं, कल जो है फिर घुटनी पे आ जाएंगे जब बूढ़े हो जाएंगे। साहब हमें तो वही बचपन लौटा दीजिए, हम वो जवानी। अरे ये सब क्या बेवकूफी की बातें हैं भाई। ठीक है वो बादशाहत थी, आज जमहूरियत है, आज बादशाहत नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि अगर देश के मुसलमान ने आजादी के बाद से एक भी कहीं मंदिर गिराया हो, हम कह रहे हैं हम तोड़ने के लिए तैयार है मस्जिद, चलिए हम तोड़ देंगे। ऐसी मस्जिद में कभी इबादत नहीं हो सकती है। तो इसलिए इन तमाम चीजों को समझने की जरूरत है। डॉक्टर मोहन भागवत जो बात कह रहे हैं वो यही, आप ऐसे वापस नहीं लौट सकते जैसा आप तस्वुर कर रहे हैं। इतिहास समझने की चीज होती है, इतिहास दोहराने की चीज नहीं होती है। इतिहास जो है पढ़ करके आगे बढ़ने की चीज होती है, इतिहास पढ़ के पीछे लौटने की चीज नहीं होती है। राकेश जी, डॉक्टर मुमताज जो इसके बरक्स जो अजमेर शरीफ के लिए चादर भेंट की जा रही है उनको चढ़ाने के लिए, निजामुद्दीन औलिया में चादर भेंट की गई उनको, तो इसको किस नजरिए से आप लेंगे? क्योंकि एक तरफ तो कुछ और हो रहा है, दूसरी तरफ कुछ और हो रहा है, तो क्या ये मतलब बैलेंसिंग एक्ट है सरकार का? देखिए मुझे लग रहा है कि हर अच्छे काम का इस्तकबाल होना चाहिए, और वजीर आजम जैसे इजराइल के साथ हमारे बड़े अच्छे रिलेशन हो गए आज की तारीख में, लेकिन जब यूएनओ में वोटिंग की बात आती है तो फिलिस्तीन के हक में डाला जाता है वोट। ये अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं कि भाई कहीं तो आप अच्छा दिखते हैं, तो चलिए बहुत अच्छा है। मैं ये कह रहा हूं कि और दुआ जरूर मांगी होगी जब चादर भेजी गई होगी, तो मैं तो कहूंगा या अल्लाह दुआ कबूल कर ले इनकी। और दुआ जाहिर है कि कोई भी प्रधानमंत्री दुआ ये तो नहीं मांगेगा कि हमारे मुल्क में अमन ना हो, वो अमन सलामती की ही दुआ मांगेगा, वो भाईचारे की दुआ मांगेगा। तो उनकी दुआ जरूर कबूल हो और देश में अमन अमान रहे। और याद रखिए राकेश जी, मैंने एक बात कही थी कि एक माचिस होती है, माचिस का इस्तेमाल आप घर में चूल्हा जलाने के लिए भी कर सकते हैं, जिससे पेट की आग जो है वो बुझ जाएगी, और उसी माचिस से आप घर जला भी सकते हैं। ये आपको तय करना है कि आप क्या चाहते हैं, उस माचिस का इस्तेमाल कैसे करना चाहते हैं। इसी तरीके से ये सियासत है, अगर अच्छे काम के लिए ये सियासत की जा रही, भाई मुसलमान क्या मोदी जी से कोई जन्मजात उससे दुश्मनी थोड़ी है, कोई पैदाइशी दुश्मनी, तो भी अच्छा काम करें उनका भी स्वागत है, और मुसलमान क्यों वोट नहीं देगा। लेकिन सवाल ये है कि आप जो है एक तरफ गाली दें और दूसरी तरफ कहे था मुसलमान करीब नहीं आता। कैसे करीब आएगा भाई? कोई पागल है जलते हुए आग में कूद जाएगा क्या?
ये कोई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो है नहीं कि साहब अल्लाह के नाम पे वो कूद जाएंगे आग में और आग ठंडी हो जाएगी। और न ये ध्रुव है कि साहब वो ईश्वर की बड़ी कृपा हो, भाई ये सब नहीं है। देखिए आप बहुत अच्छी पॉलिटिक्स कीजिए, आपने जो सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था, मैं बार बार कह रहा हूं इतना बेहतरीन नारा अगर इसको अमली जामा पहना दिया जाता तो आज बटेंगे तो कटेंगे की जरूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती, इनके साथ सब खड़े हो जाते। भाई कांग्रेस ने कोई अच्छा थोड़ी किया कर दिया, क्या अच्छा कर दिया है, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये नहीं किया। ये जो आज हो रहा है कि हर तरफ खौफ लग रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ विवेक प्रकाश भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विवेक जी, जो चादर भेजी जा रही है ये वही अजमेर शरीफ है जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वहां का भी सर्वे होगा, उसका भी नाम उछाला जा रहा था। अभी संभल में खुदाई चल ही रही है, वहां पर भी सर्वे का काम अभी कई जगहों पर बाकी है, पिटीशन फाइल्ड है। क्या लग रहा है ये चादर जो भेजी जा रही है, क्या ये बैलेंसिंग एक्ट है सरकार का? यही सवाल मैंने मुमताज जी से भी किया था। क्या लग रहा है सरकार ये दिखाना चाह रही है कि वो मुस्लिमों के खिलाफ उतनी नहीं है जितना बताया जा रहा है, या सच में कुछ और है? ये मैं आपसे जानना चाहूंगा विवेक जी। देखिए, मुमताज साहब से तो सबसे पहले मैं इत्तेफाक रखते हुए उन्हीं की बात रख रहा हूं। कम से कम उन्होंने ये एक्सेप्ट तो किया कि चलो अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसकी तारीफ की जानी चाहिए। और मैं भी ये मानता हूं कि अगर ये कदम माना कि राजनीति से अगर प्रेरित है भी, तो भी एक कोशिश तो प्रधानमंत्री के द्वारा की गई ना, और उस कोशिश की सराहना जरूर की जानी चाहिए। देश में देखिए तीली लगाने वाले मुमताज साहब, जैसा आपने कहा ना, दोनों तरफ हैं, कहीं एक तरफ तीली लगाने वाले होते नहीं है। और हम जैसे पत्रकार जब इन चीजों को एनालाइज करते हैं तो हमें ये लगता है कि जो चीज सही हो रही है कम से कम उसके साथ तो चलो। संभल में जो हुआ उसकी तुलना अभी इस एक्ट से नहीं की जा सकती। सर्वे की जो बातें चल रही हैं उसके पीछे बहुत सारे राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, और उसके पीछे बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं कि कोर्ट के आदेश से वो चीजें हुई। उसके लिए ये नहीं कहा जा सकता है किसी सरकार ने उसको किया, तो मैं उसके पीछे जाऊंगा ही नहीं। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि जहां एक तरफ देश में राजनीतिक तौर पर इस नारे को का इस्तेमाल किया जा रहा है कि एक है तो सेफ है या बटेंगे तो कटेंगे, ऐसी भाषा की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इस तरीके की चीजें प्रधानमंत्री के द्वारा अगर शुरुआत अगर इस तरीके से की जा रही है। क्योंकि देखो जी, एक्शन ना ऊपर वालों के जरिए होता है, नीचे वाले तो कार्यकर्ता होते हैं। ज्यादातर मौकों पर प्रधानमंत्री की चुप्पी ही सबसे बड़ा कारण है इन सब चीजों के या विवादों के बढ़ने का, चाहे वो विवेक जी मैं अभी वही बात कह रहा था कि जो बात डॉक्टर मोहन भागवत जी ने कही है, असल में ये बात तो वजीर आजम को कहनी चाहिए थी, ये तो प्रधानमंत्री को कहनी चाहिए थी। जो मोहन भागवत भी क्या हो रहा है ये भाई, मोहन भागवत जी देखा जाए तो कोई ऐसा देश के वो राष्ट्रपिता नहीं है, वो कोई ऐसी पोस्ट पे नहीं बैठे हैं। भाई एक ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, चलिए हम मान लेते हैं बीजेपी उसका विंग है और वो काम कर रही, तो ये सब ठीक है, लेकिन कोई वो ऐसी पोस्ट पे नहीं है कि वो कह देंगे तो उस पर अमल हो जाएगा। लेकिन अगर प्रधानमंत्री ये बात कहते तो एक मैसेज जाता है और दूर तक मैसेज जाता है। मैं समझ सीमा वो कुछ बोलना चाह रही है, सीमा आप कुछ बोलना चाह रही हैं, आपका रिएक्शन? देखिए, जो ये चादर भेजी गई उसका जो अगर कोई विरोध करता है तो मेरे हिसाब से विरोध करने की जरूरत भी अब आ गई है। 10 साल हो गए बीजेपी को अब सत्ता में आए हुए, अब ये मौका है जब उसे अपनी आइडियोलॉजी और पॉलिटिक्स में फर्क करना छोड़ देना चाहिए। अगर आपकी पॉलिटिक्स एंटी मुस्लिम है, अगर आपकी पॉलिटिक्स डिवाइसिव है, अगर आप जो है सौहार्द में विश्वास नहीं रखते तो बोलिए ना, उस पर वोट मांगिए। कब तक आखिर ये धोखा देश को देते रहेंगे कि एक तरफ आप बोलेंगे कि कपड़ों से पहचानेंगे और दूसरी तरफ आप चादर भेजेंगे, और इस तरीके से जो है आप देश को गुमराह करते रहेंगे। आपकी जो भी राजनीति है और आपकी जो आइडियोलॉजी है वो एक होनी चाहिए। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा आपको इस पे टोकना चाहूंगा। बीजेपी की अपनी आइडियोलॉजी और प्रधानमंत्री को क्या है, बिल्कुल आप एकदम अलग अलग नहीं देखना चाहिए आपको। प्रधानमंत्री पूरे देश का है ना, बीजेपी के नेता, प्रधानमंत्री बीजेपी के ही सांसदों ने उन्हें चुनकर आप प्रधानमंत्री बनाया है ना, तो वो बीजेपी के नेता हैं। जब मैं बीजेपी बोलती हूँ तो प्रधानमंत्री ही बोल रही हूँ।
नहीं, आप देखिए दोनों में अंतर, बात को समझिए। दोनों में अंतर इस बात का है कि प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया कोई भी एक्ट या प्रधानमंत्री के द्वारा कहा जाने वाला कोई भी शब्द देश के तमाम नागरिकों के लिए वो मायने रखता है जो किसी भी एक कार्यकर्ता की किसी उल जुलूल बातों को के तरीके से उसको नहीं देखा जा सकता। आप समझ तो रहे हैं जब इस बात को? प्रधानमंत्री रैलियों में जाके बोलते हैं कि हम कपड़ों से पहचानेंगे, तब भी तो वो प्रधानमंत्री होते हैं। मैं यही बोल रहा हूँ, बीजेपी में बहुत सारे ऐसे फायर ब्रांड नेता हैं जो अपनी पहचान ही इस बात को बनाए हुए हैं कि उन्हें जहरीले बयान देने हैं। उनके बयानों की तुलना प्रधानमंत्री के इस एक्ट से भी तो नहीं की जा सकती ना। मैं तो प्रधानमंत्री के ही शब्दों की तुलना कर रही हूँ ना। आपको भी प्रधानमंत्री कहते हैं कि कपड़ों से पहचानेंगे। एक मिनट मुमताज जी से मैं पूछ लेता हूँ। सीमा का कहना है कि ये बीजेपी के नेता हों या पीएम, दोनों एक ही बात है, और ऐसी स्थिति में उनको ये क्लियर करना चाहिए कि वो साथ हैं या खिलाफ खड़े हैं। आपको क्या लगता है डॉक्टर मुमताज? नहीं, देखिए ऐसा है सीमा जी, थोड़ा से इनको फर्क पड़ना चाहिए। अब अगर मैं थोड़ी सी रिलीजियस बात कर लूं, चलिए, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त जो है वो रसूल अल्लाह ही थे, लेकिन कई बार उनके जो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कुरान हुआ, और कई बार वही बोलते हैं तो वो हदीस भी हो गई, वो कुरान नहीं। तो कई बार जो है वो थोड़ा से फर्क हो जाता है। जब वो रैलियों में जाते हैं तो हो सकता है बीजेपी के लीडर हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये थोड़ा से मतलब वो प्रधानमंत्री भी है। अभी हमने बताया कि उनकी मजबूरी भी हो सकती है, और मजबूरी नेशनल नहीं इंटरनेशनल भी होती है। और तो मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है, और कोई अच्छा काम हो तो मैं फिर कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री को तीसरा टर्म मिला है, वो तमाम जो चीजें गलत हो रही हैं देश में, उस पे वो रिएक्ट करें, उस पे वो बोलें। और आज मैं सही बता रहा हूं आपको राकेश भाई कि पूरा देश ये देख रहा होगा कि देखते इस बार प्रधानमंत्री क्या करेंगे। वो चादर जाएगी या नहीं जाएगी, जाएगी तो अंदाज उसका कैसा होगा। तो मुझे लग रहा है कि पहला वाकया नहीं है। मैं एक सिंपल एक बात करना चाहूंगा या ये कहना चाहूंगा कि ठीक है, देश का राजनीतिक परिदृश्य आज के डेट में ऐसा है कि हम और आप इस चर्चा को लेकर के मजबूर हो जाते हैं कि अगर प्रधानमंत्री चादर भेज रहे हैं अजमेर शरीफ पर, तो ये इसके लिए हम बैठ करके 4 लोग चर्चा कर रहे हैं और दुनिया देख करके हमें एनालाइज करेगी कि हम क्या बात कर रहे हैं। कोई पहला वाकया तो नहीं है कि प्रधानमंत्री या किसी बड़े नेता के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा भेजा गया इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि पार्टी की विचारधाराओं को लेकर के। लेकिन हिंदू देखिए, हिंदू कोई आज से तो नहीं जा रहे हैं अजमेर शरीफ। एक लाइन सीमा का जो कहना था वो प्रधानमंत्री के कथनी और करनी के फर्क को बता रहा था। वो कहते कुछ और हैं, कर कुछ और रहे हैं। जब वो कपड़े से पहचान रहे हैं तो फिर वहां पर वहीं पे चादर भी भेज रहे हैं, ये वो बताना चाह रही थी सीमा। इसके बारे में वो बात मैं उनकी समझ रहा हूं। तो हमें इस बात को ये समझना पड़ेगा कि जब आप चुनावी भाषणों के दौरान जनता के बीच में जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि पार्टी पहले मायने रखती है, तब वो प्रधानमंत्री से ज्यादा एक पार्टी के स्टार कैंपेनर के तौर पर होते हैं। राकेश भाई, मैं एक चीज और बता दूं आपको कि देखिए दरगाह अजमेर शरीफ में बीजेपी वाले भी जो उम्मीदवार होते वो भी जा करके अपनी ही जीत के लिए दुआ मांगते हैं, और कांग्रेस वाले जाते तो वो भी। तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो वहां पे ख्वाजा गरीब नवाज है कहेंगे साहब तुम बीजेपी के हो तो तुम्हारी तो पूरी नहीं होगी, ये कांग्रेस के तो उनकी नियत देखी जाती है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि जाता ये जो सिंबोलिज्म किया जा रहा है वो उसको अगर उसको समझना है तो उसे हमें ऐसे समझना पड़ेगा कि दरगाह पे चादर, आपने जो है रमजान के महीने में इफ्तार बंद कर दिया, क्यों? क्योंकि सिर्फ मुसलमानों से जुड़ा था, लेकिन आप दरगाह पे चादर भेजते हैं क्योंकि अकीदतमंद वहां ज्यादा मुसलमानों से आपको हिंदू मिलेंगे। तो यहाँ पे हर चीज को 2-2-4 किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरीके से सोचा जा रहा है। सिर्फ दरगाह आप संभल पे नहीं बोले, आप दूसरी जगह जो खुदाइयां हो रही है वहां पे नहीं बोले, आप चादर भेज रहे हैं और उसको इतना प्रचार कर रहे हैं, उसके लिए एक ट्वीट भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो भी क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए। मैंने क्या कहा, मेरी बात आपने सीमा जी सुनी नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक अच्छा काम है तो उसको भी आप पॉजिटिव देख लीजिए। और फिर हमने कहा डॉक्टर जो मोहन भागवत जी बोले, ये बात मोहन भागवत जी के बजाय पीएम को बोलना चाहिए, उन्हें बोलना। तो ये बात हम कह रहे हैं
हम बिल्कुल, लेकिन एक ये कि चादर भाई, ये हम अच्छा मना कैसे कर सकते हैं, आप बताइए? हम किस हैसियत से मना कर दें साहब आपकी चादर नहीं जानी चाहिए? की बात नहीं या है, आप कहिए, जो हर हम ये चीज कह की रहे हैं प्रशंसा करने की भी जरूरत नहीं है ना। सिंबोलिज्म की कब तक हम लोग आगे नहीं, सिंबोलिज्म हम की प्रशंसा नहीं, करते नहीं, रहेंगे? हमने क्या कहा आपने सुना नहीं। मैंने बहुत आहिस्तगी से बड़ी बात कही, मैं फिर दोहराए देता हूँ कि जब कोई पॉलिटिशियन, जैसा कि आपने कहा कि अमल कुछ होता है और बयान कुछ होता है, कौलो अमल में फर्क होता है। तो मैंने कहा कि वो चीज बड़ी अजीब सी लगती, बड़ी मजाक सी लगती, उसको लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये इसके पीछे क्या है, मोटिव है। ठीक है, तो और इसीलिए हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, वरना तो ऐसा नहीं है। तो हर साल जाती तो रूटीन है एक तरीके से, वो बना हुआ है चार्ट में कि कब क्या जाना है। और ये सिर्फ इनकी वजह से नहीं, इससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। डॉक्टर मुमताज, मैं जरा एक बार विवेक जी से पूछ लूं, क्या विवेक जी आपको ऐसा लग रहा है कि जब से आरएसएस प्रमुख ने बोला कि भाई हर जगह मंदिर ढूंढने की जरूरत नहीं है, या थोड़ी सी सख्ती कम होनी चाहिए, या थोड़ा सा भाईचारे के भाव से बात होनी चाहिए, क्या आपको नहीं लगता उसके बाद से थोड़ा रवैया बदला है, या फिर भी वैसा ही चल रहा है, सब कुछ वैसा ही है, या ये भी उसी चीज को कवर अप करने की कोशिश है कि कहीं अकबर जी की नाराजगी भारी ना पड़ जाए आरएसएस की बीजेपी को? विवेक जी। देखिए, आप इस बात को कह सकते हैं, मोहन भागवत जो कहते हैं उसको समझने के लिए या उसका पालन के लिए आरएसएस का एक पूरा संगठन जो पूरे देश भर में भरा पड़ा है, वो उसको फॉलो करता है। वो उनको उस तरीके से, उस नजरिए से देखता है। और आरएसएस के द्वारा कहीं ना कहीं जो बात कही जाती है, वो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट वे में इशारे के तौर पर होती है कि सरकार को किस तरीके से चलना चाहिए, क्योंकि उनकी विचारधारा से मिलने जुलने वाली या उनके विंग की सरकार है। तो बीजेपी के लिए एक क्लियर कट संदेश जाता है, तो उसको आप बिल्कुल जोड़ करके देख सकते हैं कि इशारे क्या आते हैं। कई बार मोहन भागवत के ऐसे बयानों पे कई बार नुकसान भी हुआ है, वो भी आप देख चुके हैं। आपको याद होगा ना, बिहार चुनाव के समय में 2015 में जो एक मोहन भागवत के बयान ने बीजेपी की क्या हालत कर दी थी। मैं वही कह रहा हूं कि क्या मोहन भागवत के बिल्कुल आप बोलने मानिए के बाद ये बदलाव सा है क्या, या नहीं कवर अप नहीं है कि नहीं नहीं हम नहीं ऐसी नहीं बात नहीं है, बस सब ठीक है? उसको उस नजरिए से देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आप और हम सब जानते हैं कि सरकार के द्वारा कुछ चीजें जो होती है ना, वो शेड्यूल्ड वे में होती हैं, वो एकाएक किया गया हुआ कार्य नहीं होता है। कई बार एक बड़ी सादी सी कविता होती है राकेश भाई, कई बड़ी सादी सी कविता होती है, वो कवि के मन में आया, शायर के मन में आया, एक मिसरा उसने गुनगुना दिया। अब जो क्रिटिसाइज करने वाले लोग होते हैं, जो नक्काद जिनको कहते हैं, जिनको हम आलोचक कहते हैं, वो बड़ी बड़ी बातें उसमें से निकालते हैं। वही काम हम कर रहे हैं, वो बड़ी सिंपल सी बात है, रूटीन वर्क है। वहां पे माइनॉरिटी के मिनिस्टर है किरण रिजिजू, उनको माइनॉरिटी में काम करना है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बहाल रखनी है। हर साल जा रहा था, वहां पे लोग पहुंचे, साहब की चादर है, पीएम खड़े हो गए उसमें, अब वो चली गई। इसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं है, इसमें इतनी ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है। अच्छा, और ठीक है, अगर उनके मन में कुछ गड़बड़ करने की है, तो चादर भेजने से गड़बड़ करना रुकेगा नहीं। और अगर अच्छा करने की बात है तो चादर न भेजते तब भी अच्छा हो जाता, ये आप समझ लीजिए। तो इसका कोई बहुत ज्यादा आप मुमताज जी, मतलब अच्छा, मैं इतना पूछना चाहूंगा, एक सवाल पहले मैं, फिर विवेक जी आप पूछ लेना। मुमताज जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि चादर भेजने के बाद हालात कुछ बदलने की उम्मीद आपको दिखाई पड़ रही है? नहीं, कैसे हालात बदलने की, क्या आप मतलब देखिए, उनको मुस्लिम वोट चाहिए नहीं। मैं तो बार बार कहता हूं कि साहब आपको मुसलमान वोट नहीं चाहिए, आपको मुस्लिम मंत्री नहीं चाहिए, हाँ, आपको मुस्लिम मसाइल से कोई वास्ता नहीं, उस पर आप बोलना नहीं चाहते हैं। तो मैंने कहा फिर आप मुस्लिम लीडर क्यों रखे हो भैया? मुख्तार अब्बास नकवी को हटाओ, शहनवाज हुसैन को हटाओ, शहजाद पूनावाला को हटाओ, शादिया, भाई काहे इनसे बैटिंग करवा रहे हो बिला वजह जुर्रन? तो हाँ, वही मैं कहूंगा कि अगर वोट के लिए है तो वोट इससे तो नहीं मिलेगा कि आपने चादर भेज दी। देखिए, सब समझते हैं वोट आपको मिलेगा कि मुल्क से नफरत कैसे कम हो, वोट आपसे मिलेगा कि जो वन साइडेड गेम है ये कब रुकेगा, वोट आपको मिलेगा ये कि आप जो 72 मिनिस्टर बनाए हुए कैबिनेट, उसमें कुछ अच्छे मुस्लिम भी लेकर के आओ, वाजपेयी के लाओ लेकिन अच्छे चेहरे लेकर के आओ। मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी जो एजुकेशन फाउंडेशन है उसको बहाल करो।
तब आपको लगेगा। और जो स्कॉलरशिप बंद कर दी है उनको बहाल करो ईमानदारी से, तो मुझे लग रहा है तब वोट मिलेगा। चादर पॉलिटिक्स ये नई नहीं है, ये बहुत हुआ है और इससे कुछ होने वाला नहीं। बस मैं बिल्कुल साफ साफ बता दे रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल विवेक जी मैं भी यही मैं मानता हूँ ये कि इससे बहुत ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये देखिए एक इंडिकेशन, अगर सोची समझे तरीके से भी अगर इंडिकेट करने की बात हो तो भी इसका मुझे ये लगता है कि बहुत फायदा बीजेपी को नहीं मिलने वाला है। रही बात अब आरिफ मोहम्मद खान वाले मामले को आप देख लीजिए, आज राज्यपाल बनाया गया बिहार का उनको। कहीं ना कहीं बीजेपी ने कुछ ऐसे लोगों को भी तो रखा है ना मुस्लिमों में, जहां जहां उनको वो एक पद देते हैं और उनको पता है कि वो उनके तरीके से उनके नजरिए को और उसका शायद पालन करें। केरल में भी भेजा था, केरल में भी आपने देखा। अब इन चुनाव से ठीक पहले आरिफ मोहम्मद खान का बिहार का राज्यपाल बनाया जाना, अब देखने के लिए आप इसको भी अलग नजरिए से देख सकते हैं, सोच सकते हैं। बट मुझे नहीं चलिए लगता ठीक है। कि चादर चढ़ाए जाने वाली बात कोई ऐसी है प्रधानमंत्री की, क्योंकि सरकार की तरफ से हर बार जाता रहा है। अब वक्त और हालात ऐसे हैं, बटेंगे और कटेंगे, एक है तो सेफ है, जैसे नारों के बीच में अगर कोई एक्शन दिखता है तो जाहिर सी बात है कि वो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय तो जरूरी बन जाता है। बिल्कुल सीमा, आखिरी टिप्पणी आपसे, क्या लग रहा है आपको, जैसा मुमताज मुझे जी तो ने बोला और यही विवेक लगता है प्रकाश ने? कि मजबूरी है कि आपको चादर भेजते हुए दिखना पड़ रहा है, क्योंकि अभी एक खबर है कि अमेरिका में फिर कोई एक जो है रिलीजियस रिपोर्ट आने वाली है और मोदी जी को वहां से इनविटेशन भी नहीं मिला है। तो दुनिया को दिखाने के लिए भी एक चेहरा रखना पड़ता है। तो ये वो मुखौटे वाला चेहरा है जो आप अपने सोशल मीडिया पे दिखाते हैं और जिसका आपकी आइडियोलॉजी से, आपके काम से कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए मुझे लगता है इसकी इतनी तारीफ करने, इस पे इतनी चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिंबोलिज्म सबको समझ में आ गया है कि सिंबॉलिक है। चलिए तो फिर चर्चा समाप्त करते हैं जब भी विवेक जी। ऐसे एक्शन आएंगे चर्चाएं तो होंगी, और ये आप ही ने नहीं, कहा। और ये आप ही मजबूरी नहीं, मुझे लग रहा है ये देश की जरूरत है, देश को इसी बिल्कुल तरीके के बिल्कुल अमल की जरूरत है। इसको हम मजबूरी नहीं मानते, इसको जरूरत मानते हैं और सबको इस तरह का अमल करना चाहिए और भाईचारा बढ़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मुमताज जी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। मुमताज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विवेक जी आपका भी, आपने समय निकाला, मैं देख रहा हूँ आप गाड़ी में बैठे हुए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपसे फिर मुलाकात धन्यवाद होगी। सर, धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सीमा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। फिलहाल इतना ही, देखते हैं और खबर।